दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कि साल भर में आप कितने अमाउंट तक का फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं जिससे आपके पास में इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। और अगर आपके पास में इनकम टैक्स से नोटिस आती है तो आपके ऊपर क्या क्या इंक्वायरी हो सकती है, आपके ऊपर क्या क्या पूछा जा सकता है और आप इन सब सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं और आप नोटिस आने से कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि जब भी हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे अकाउंट से टीडीएस क्यों कटता है और आप इस टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट करवाते वक्त सीनियर सिटीजन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि आपको सही तरीके से फिक्स डिपॉजिट कैसे कराना चाहिए और फिक्स डिपॉजिट करवाते वक्त कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है इस वीडियो के दौरान तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपके हर कमेंट का आंसर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लिमिट्स के बारे में कि कितने लिमिट से ऊपर डिपॉजिट करवाने पर इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास में आ सकता है। अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की तो सेविंग अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, जिसके ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अगर आप करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो 50 लाख रुपए की लिमिट है, उसके ऊपर आप कोई भी डिपॉजिट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अगर आप किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर अगर आपको कोई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो उसकी भी जो लिमिट है 10 लाख रुपए तक की है। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर के अगर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपका जो बैंक होता है ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स को सेंड कर देती है और इनकम टैक्स हो सकता है कि आपके ऊपर इंक्वायरी बैठा सकता है। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, अगर एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट करेंगे तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें 10 लाख रुपए तक की लिमिट है एक साल में। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अपने क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं तो भी आपके पास में इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। अब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो दोस्तों अगर आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैंक होता है अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे आप कैश डिपॉजिट करें, चाहे आपके पास पैसा ट्रांसफर करें, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें या फिर चाहे आप 10 लाख रुपए से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट करें, तो इन सारे सिचुएशंस में ही आपका जो बैंक है इनकम टैक्स को जानकारी भेज देता है कि आपके अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है और उसके बिहाफ में जो इनकम टैक्स है वो आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है। अगर आप कहेंगे कि हमने तो फिक्स डिपॉजिट एक जगह नहीं करे, हमने एक बैंक में, 2 बैंक में, 3 बैंक में धीरे धीरे करके फिक्स डिपॉजिट करनी है तो हमारे पास इनकम टैक्स की नोटिस कैसे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आप कहीं से भी फिक्स डिपॉजिट कराए, चाहे अगर आप पोस्ट ऑफिस से कराएं, चाहे बैंक से कराएं, चाहे आप कोऑपरेटिव बैंक से कराएं या फिर कोई आप निधि कंपनीज होती है वहां से फिक्स डिपॉजिट कराएं या फिर कोई एनबीएफसी जो कंपनीज होती है जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से तो जो फिक्स डिपॉजिट करती है वहां पर भी अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब अगर आप कहते हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का अलग अलग जगह पर अलग अलग एफडी करा दूं तो मेरे पास इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके हर अकाउंट में आपका जो पैन कार्ड है वो लिंक रहता है। आपके पैन कार्ड में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बैंक या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो आपके पैन कार्ड में उसकी एंट्री होती है और आपका जो इनकम टैक्स होता है वो आपके पैन कार्ड पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसके बिहाफ में भी आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है। अगर उनको कहीं पर भी इरेगुलेटरीज दिखती है तो आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है, आपको लीगल नोटिस भेज सकती है। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल यह होगा कि अगर हमारी जो एफडी है 2 साल, 3 साल, 5 साल पुरानी है और उसको हम लोग अगर फिर से एफडी करवाते हैं तो क्या हमारे पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अगर हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले कोई 10 लाख से ऊपर के 20 लाख रुपए का अगर हमने फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग रिन्यू कराते हैं तो क्या हमारे पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी नया फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी नया फिक्स डिपॉजिट करते हैं 2-2 लाख
लाख रुपए करके अगर आपने 5 एफडी करा दिया, फिर 6 एफडी करा दी, या फिर आपने 5-5 लाख रुपए की 2 एफडी करा दी, या फिर आपने अलग अलग बैंक पर कोई एफडी करा दी है, तो अगर आप कोई भी आपका एफडी जो नया एफडी बना हुआ है उसके ऊपर आपकी इंक्वायरी हो सकती है, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की एफडी है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो वही अगर हम बात करें आपकी रिन्यूअल एफडी की, अगर हो सकता है आपने 2 साल पहले 3 साल पहले आपने 10 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा के रखी हो, अगर आप उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास जो इंक्वायरी नहीं आएगी, आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो डिपॉजिट है वो पहले से ही करवा के रखी हुई है, आपके पास में पुराना पैसा है जो आप उसको रिन्यू करवा रहे हैं। वही अगर कई बार क्या होता है कि आप अपने बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं, तो आपको पता नहीं लगता, फिर भी क्या होता है आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है अगर वो ऑटो क्लोजर में है तो आपका जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाता है। जब आपको पता चलता है कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है तो आप उसको फिर से जाके अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है। ये जो ट्रांजेक्शन होगा आपके अकाउंट में वो इनकम टैक्स को आपका जो बैंक है वो इन्फॉर्म कर देगी और उसके ऊपर भी आपके पास में इंक्वायरी हो सकती है, आपके पास में नोटिस आ सकती है। इस वीडियो में मैं आगे यह भी बताऊंगा कि आपको एफडी करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे टीडीएस के बारे में कि आप जब फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके अकाउंट से टीडीएस क्यों कटता है, टीडीएस कटने के पीछे रीजन क्या होता है और आप अपने अकाउंट से टीडीएस कटने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टीडीएस गाइडलाइन के बारे में। तो दोस्तों यह जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कहीं पर भी पैसे डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करें, चाहे फिक्स डिपॉजिट में जमा करें, या फिर आप कहीं पर भी ऐसे जगह पर अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर आपको कहीं से भी इंटरेस्ट इनकम होता है तो इंटरेस्ट से जो मिलने वाली जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होता है, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स के गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपके पास में इंटरेस्ट इनकम अगर एक साल में 40,000 रुपए से ज्यादा होती है तो आपके जो डिपॉजिट से इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर में आपका 10% टीडीएस कट जाएगा, यानी कि 40,000 रुपए तक का जो आपका इंटरेस्ट इनकम है वो आज के डेट में टैक्स फ्री है। 40,000 रुपए से ज्यादा जो भी इनकम आपके पास में आती है इंटरेस्ट इनकम वो टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर में आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो आप जो गवर्नमेंट को टैक्स बाद में देने वाले थे उसको गवर्नमेंट पहले से ही काट लेती है टीडीएस के फॉर्म में। टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम का जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज है। अगर आपका उम्र 60 साल से अधिक है, अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट इनकम होता है अगर 50,000 रुपए एक साल में होता है तो उसके ऊपर में कोई आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर उससे ज्यादा की अगर आपकी इनकम होती है तो उसके ऊपर आपका टीडीएस कट के आएगा। अब आपका जो इंटरेस्ट इनकम होता है उस पर आपका टीडीएस कैसे कटता है, तो यहाँ पर आपका जितना भी इनकम होता है अगर आपकी टैक्स फ्री लिमिट से ऊपर होता है तो इंटायर अमाउंट जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है या फिर आपने कमाया है उसके ऊपर पूरा 10% का टीडीएस आपका कटने वाला है। मान के चलिए कि अगर आपने एक फाइनेंशियल में 50,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम कमाया है तो यहाँ पर आपका जो 10% टीडीएस के हिसाब से आपका 5,000 रुपए का आपका टीडीएस कट जाएगा और ये जो 5,000 रुपए है वो सीधा सीधा उठा के आपका जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। ये सारे जो बैंक्स होते हैं आपके अकाउंट से ही आपका टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में इनकम टैक्स को भेजती है और ये जो टीडीएस का ट्रांजेक्शन या फिर जो टीडीएस डिडक्शन होता है वो हर क्वार्टर में होता है, यानी कि हर 3 महीने में आपका जो टीडीएस है वो कटता है और इनकम टैक्स के पास में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप अपना जो टीडीएस है वो कटने से बचा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप इनकम टैक्स के दायरे पर नहीं आने चाहिए, आप जो इनकम टैक्स के स्लैब पर नहीं होने चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में होंगे तो आपका जो टीडीएस है आप उसको कटने से नहीं रोक सकते, आपका टीडीएस कटेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते, अगर आपकी इनकम जो है इनकम टैक्स स्लैब से थोड़ी कम है तो आप अपना टीडीएस कटने से रोक सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही अपने बैंक के पास में फॉर्म 15G, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर आपने नॉर्मल एफडी करा के रखी हुई है तो आपको हर साल फॉर्म 15G जमा करना है अपने बैंक में। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H का फॉर्म जो होता है वो अपने बैंक में ले जाकर जमा करना है, जिससे आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा, आपका बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेंगे और आपका जो पूरा इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट पर आएगा।
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा और अपना जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसको वहां पर शो करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा अच्छा ये है कि आपका जो 10% TDS कटता है आप उसको कटने दीजिए और आप अपने इनकम टैक्स में आप उसको डायरेक्टली शो कर सकते हैं। अब अगर गलती से आपका TDS कट गया, आपको यह पहले पता नहीं था कि आप अगर फॉर्म 15G और 15H जमा करते हैं जिससे आपका जो TDS है वो कटने से आप रोक सकते हैं। अगर आपका TDS कट चुका है पहले से ही तो आप उसको कैसे रिबेट ले सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आपको हर साल इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, ITR आपको फाइल करना पड़ेगा, जिस पर आप अपना जो TDS डिडक्शन है वो शो करके आप अपना जो टैक्स डिडक्शन है वो आप उसको रिबेट ले सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आप पहले से इनकम टैक्स के दायरे पर नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि उनको कितना इंटरेस्ट मिला है, कितने % के हिसाब से मिला है, या फिर कई सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपना रिटायरमेंट का पैसा जमा करते हैं, जिंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं और उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे अपना जीवन चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। अब क्या होता है, अगर उनका TDS कटता है तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि हमारा TDS कट के आया हुआ है या फिर जो हमको इनकम आए वो कम है या ज़्यादा, ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं देखते। वो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बैंक ने अगर हमको इंटरेस्ट दिया है तो वो सही ही दिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे पर नहीं है, अगर आपने 15G और 15H का जो फॉर्म है वो जमा नहीं किया हुआ है तो ये कंफर्म है कि आपका TDS कटा हुआ है और आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा आपको कम मिला होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम अगर सालाना 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको फॉर्म 15G और 15H जमा करना है। और अगर आपका TDS पहले से ही कट गया है तो आप ITR फाइल करके अपना जो TDS डिडक्शन है वो आप उसको रिबेट ले सकते हैं और अपने जो पैसे हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि यदि अगर आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है, आपके ऊपर क्या क्या एक्शंस लिया जा सकता है और इनकम टैक्स आपका क्या क्या इंक्वायरी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आपको वहां पर यह पूछा जाएगा कि आपने जितना भी डिपॉजिट किया है, चाहे आप कैश डिपॉजिट करें चाहे आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया हो, तो आपको जो फंड का सोर्स है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में इतना पैसा कहां से आया। अगर आपके पास में सोर्स ऑफ फंड का जो प्रूफ है वो है तो आपको यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। मगर अगर आपके पास में इनकम सोर्स का कोई भी प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। अगर आपकी इंक्वायरी होती है, अगर आप उसमें गलत पाए जाते हैं, अगर आपने कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग करी है या अगर आपने कहीं से ब्लैक का जो पैसा वो डिपॉजिट किया हुआ है तो आप मुश्किल पर पड़ सकते हैं। अब मुश्किल में पड़ने वाली बात कैसी होती है, अगर आप इन सब चीजों का प्रूफ नहीं दे पाते, अगर आप अपने इनकम सोर्स का प्रूफ नहीं दे पाते तो उस सिचुएशन में आपके साथ में क्या होगा, इनकम टैक्स जो है आपके ऊपर जितना भी पैसा का आपके पास इंक्वायरी होने वाला है उसका 40% से लेकर 400% तक का जो पेनाल्टी है वो आपके ऊपर लगा सकती है। अगर आप सही प्रूफ्स अगर उनको नहीं प्रोवाइड कर पाए, अगर आपने पैसे का जो सही जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पाते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास में अच्छा खासा लमसम पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है जिससे आप नहीं बच सकते। तो चलिए आगे जानते हैं कि आप किसी भी प्रकार के डिपॉजिट करें, चाहे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करें या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करें, फिर आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करें, तो उस पर आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपका जो पैन कार्ड होता है वो आपके सारे अकाउंट से लिंक होता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड को आपके सारे अकाउंट से लिंक करवाने पर कितना ज्यादा फोकस कर रही है ताकि गवर्नमेंट आपके सारे ट्रांजेक्शन्स पर ध्यान रख सके, आप कहीं से भी अपने जो टैक्स की चोरी है वो ना कर पाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपने जो सारे डिसीजंस लेती है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके जो सारे अकाउंट्स हैं, आप कहीं से भी फाइनेंशियल लेन देन करते हैं वहां से आपका जो पैन कार्ड लिंक रहता है और जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट इनकम टैक्स को होती है। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन जो है आप इनकम टैक्स से नहीं छुपा सकते। अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं या फिर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो भी किसी भी प्रकार का जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो इनकम टैक्स को पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इनकम टैक्स जो है आपको अगले 8 सालों तक नोटिस भेज सकती है। कहने का मतलब ये, अगर आपने आज डिपॉजिट किया, आपने 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, आप बोल रहे हैं कि अभी तक तो हमारे पास में नोटिस आया नहीं, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर आप कोई भी डिपॉजिट करते हैं
तो इनकम टैक्स अगले 8 सालों में कभी भी आपको नोटिस भेज सकती है उस डिपॉजिट के रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए। तो आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना कि आज हमने डिपॉजिट किया, हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इनकम टैक्स इन 8 सालों के बीच में कभी भी आपको इंक्वायरी कर सकती है, कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों जिसका आपको खास ध्यान रखना है, वो है कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है उसका प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। आपके पास जहां से भी इनकम आता है, जो भी इनकम आता है, सब चीज का आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। अगर आप खुद से इनकम करते हैं, अगर आपको कोई खुद का सेल्फ अर्निंग है, या फिर अगर आपके पास में रिटायरमेंट का पैसा आया हुआ है, तो आपके पास में फॉर्म 16 होना चाहिए, आपका ITR फाइल हुआ होना चाहिए। आपके पास अगर कोई FD है जिससे आपको इनकम आ रही होगी, तो FD के प्रॉपर रिसिप्ट आपके पास में होने चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। अगर आपको ये जो इनकम है कोई गिफ्ट के रूप में दे रहा है, तो आपके पास में गिफ्ट डीड होनी चाहिए, डोनर का सोर्स होना चाहिए कि आपको ये जो गिफ्ट है या फिर जो कैश है या फिर जो भी पैसा है आपको किसने दिया है। अगर आपके भाई बहन ने दिया है, आपके पापा ने दिया है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने अगर आपको कोई भी पैसा दिया हुआ है या फिर कोई गिफ्ट दिया हुआ है एज अ कैश या फिर एज अ मनी, तो उसका प्रूफ, उसका गिफ्ट डीड और जो डोनर सोर्स है, ये जो सारे सर्टिफिकेट से आपके पास में होना चाहिए। अगर आपका जो फंड है वो अगर आपके हस्बैंड आपको दे रहे हैं, अगर आपकी पत्नी से आपको मिल रहा है, तो उसका भी प्रॉपर प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे CA के पास में, अगर आप चाहें तो किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास में जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो चीज़ है दोस्तों वो है प्रॉपर्टी का। अगर आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं तो वहां पर आपके पास में जो भी पैसा आता है, तो क्या आपने उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अगर आपने भरा है तो आपके पास में उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने नहीं भरा है तो आपको आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपका 2 प्रकार के टैक्स होता है, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो अपना टैक्स है वो भरना चाहिए। अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो उसके ऊपर भी आपके पास में एक्शंस हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो रियल इस्टेट जो सेल होता है या फिर जो रियल इस्टेट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक मनी पे होता है। आपका जो गवर्नमेंट का जो रेट होता है उस पर ज़्यादातर लोग 50% 60% ज़्यादा रेट में ही बाय करते हैं और आपका जो कैश ट्रांजेक्शन्स है उसके रूप में पैसे देते हैं। मान के चलिए कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कोई प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है तो एज पर गवर्नमेंट रेट आप 50 से 60 लाख रुपए तो आप अपने अकाउंट पर ले सकते हैं। उसके ऊपर का जो भी पैसा रहेगा ज़्यादातर लोग आपको कैश में देना प्रीफर करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो काला पैसा होता है या फिर जो ब्लैक मनी होती है, जो ऊपर का पैसा होता है, वो ज़्यादातर लोग आपके साथ में कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जो कैश में जो पैसा आता है वो आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर किसी CA या फिर प्रोफेशनल का मदद लेना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास में जो भी इनकम आए, जहां से भी इनकम आती है, आपको अपना ITR हमेशा फाइल करना चाहिए। आप हमेशा ITR फाइल करें, अपने जो इनकम्स हैं वो दिखाएं। अगर आपके कहीं पर डेब्ट्स हैं वो भी आपको ITR पर शो करने चाहिए, चाहे आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो या ना आते हो। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हम तो इनकम टैक्स भरते नहीं, हम तो इनकम टैक्स के दायरे पर नहीं आते हैं, तो हम ITR फाइल क्यों करें। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको भी अपना ITR फाइल करना चाहिए और अपने जो इनकम्स है वो गवर्नमेंट को शो करते रहना चाहिए, ताकि आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। अगर आप कोई भी बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको हमेशा ITR फाइल करना चाहिए। अगर आपका कहीं से भी इनकम आता है तो भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। अगर आपको कहीं से बिजनेस है तो भी आपको ITR फाइल करना चाहिए और अपना जो पर्सनल इनकम है उसका प्रूफ देते रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर भविष्य में किसी भी प्रकार की इंक्वायरी ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप फ्यूचर में जब भी फिक्स डिपॉजिट कराएंगे, कैश डिपॉजिट कराएंगे या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जो ट्रांजेक्शन्स है उसको सिक्योर तरीके से करेंगे, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम पे ना पड़े। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, जिससे आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आज की इस जानकारी से, आज के मेरे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको भविष्य में भी मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने जान पहचानने वाले तक जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।